अब हमने चार्जेस के बारे में तो पढ़ लिया, चार्जेस का बिहेवियर भी देख लिया, लेकिन अब ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि फ्रिक्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मजबूर हो गया दूसरी तरफ ट्रांसफर होने में और खुद को पॉजिटिवली बनाने में। तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन पर कोई ऐसा फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो गया। यस, सो कूलम ने इसी के बारे में स्टडी किया और वो बताते हैं कि फोर्स experienced by the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और एक Q2 और ये दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे की डिस्टेंस d से, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? F is directly proportional to magnitude of Q1 Q2 over d square। और इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? F is equals to K Q1 Q2 over d square, जहां पर K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कूलम्स लॉ है ये हमेशा ऐसे दो चार्जेस पर एक्ट करेगा जो लाइन जॉइनिंग पर होंगे। कूलम्स लॉ को जनरली कंसिडर किया जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कूलम लॉ भी ऐसे ही माना जाता है कि एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूसरे की वजह से पहला चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ये न्यूटन के थर्ड लॉ से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं हमेशा लाइन जॉइनिंग में ही एक्ट करते हैं, ना कि इधर उधर, जबकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑपोजिट बॉडीज के लिए है। अब आगे का देखते हैं। अब बात करते हैं के की वैल्यू की। अब के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और इसी की वजह से कैलकुलेटेड वैल्यू के की आती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी अब के की वैल्यू। बट कूलम्स लॉ को क्या हम इसी फॉर्म में समझेंगे? हमें पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? सो यानी कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। ये दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट O से एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर रखे गए हैं अपने अपने डिस्टेंसेस पर, जिसमें Q1 का डिस्टेंस R1 है और Q2 का डिस्टेंस R2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, R2 माइनस R1। मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ है, इसीलिए डिफरेंस क्या हो गया? 2 माइनस 1। सो अब हम देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हमने क्या किया? दो चार्जेस ले लिए। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दैट आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस R21। अब R21 कैसे? देखो, जब दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जाहिर सी बात है। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन Q1 से Q2 की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो Q2 की वजह से Q1 पर क्या पड़ रहा होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, जहां पर R1 हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है और R2 हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है। सो R21 हमारा क्या आ गया? R2 माइनस R1। अब अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की तो यूनिट वेक्टर भी बताना पड़ेगा, जो हमने R21 से बता दिया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। सो यहाँ पर हमारे पास कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा K Q1 Q2 ओवर R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर एंड R21 का यूनिट वेक्टर। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन क्या सेम तरीके का फोर्स 1 भी एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर 2 की वजह से? बिल्कुल। सो F12 भी तो होगा K Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपने Q1 से Q2 की तरफ आते हुए अगर एक चीज को पॉजिटिव लिया है तो दूसरा फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा ना। सो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सो इससे हमें ये पता चला कि F21 इज नेगेटिव ऑफ F12।
तो क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है? हाँ, तो कूलम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ अग्री करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट यहाँ पर ये बात भी बताता है कि ये जो दो चार्जेस होंगे हमेशा लाइन जॉइनिंग पर ही होंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इधर उधर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक कंक्लूजन्स को स्टडी करते हैं कि F21 और F12 की नॉलेज से हमें क्या पता लग रहा है। तो यहाँ पर हम इनकी कुछ बेसिक कंक्लूजन्स को स्टडी करते हैं कि F21 जनरली किसकी डायरेक्शन में है? R21 यूनिट वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। इट मीन्स जब अगर लाइक चार्जेस होंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। और सिमिलर फैशन में हम ये कह सकते हैं कि इफ देयर आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन से पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। सो हमें कमेंट करना ना भूलिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।